केशव 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 कहीं न जाई का कहिए, केशव कहीं न जाई का कहिए, देखत तव रचना विचित्रयति, देखत तव रचना विचित्रयति, समुझ मनहि मन रहिए, समुझ मनहि मन रहिए, केशव कहीं न जाई का कहिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, हम लोगों ने हिंदी की एक बहुत शानदार सीरीज चलाई हुई है, जिसमें आप लोगों के लिए मैं बहुत सुंदर सुंदर लेक्चर्स लेके आ रहा हूं। परंतु जितने भी लेक्चर की शुरुआत हम करते हैं वो किसी न किसी साहित्यिक पंक्ति से करते हैं, चाहे वह भक्ति काल की हो, चाहे अन्य किसी काल से संबद्ध हो। आज जो मैंने पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत की वो पंक्तियां थी तुलसीदास जी के कालजयी ग्रंथ विनय पत्रिका में, जिसमें एक पद में कह रहे हैं तुलसीदास जी, केशव कहीं न जाई का कहिए, कि हे केशव क्या कहें, कहीं नहीं जाती। देखत तव रचना विचित्रयति, जो भी ये संसार है, सब रचना है, इसको देख रहे हैं, विचित्र है ये और माया में फंसाने वाली है। और समुझी मन नहीं मन रहिए, समझ के मन मन में ही आप रहिए। तो इस प्रकार ये पंक्ति आपसे परीक्षा में देकर पूछ सकता है। पहले ही पूछा है तो मैंने गा के बता दिया, तो आपको याद भी रहेगी पूरी। तो हम लोग वर्णमाला को पढ़ रहे थे। वर्णमाला ये क्लासेस स्पेशली आप किसी भी एग्जाम के लिए देख सकते हैं, सबके लिए रामबाण है। परंतु अभी हम यूपी पुलिस के लिए, और जिसमें एसआई कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर वो हैं, शिक्षक भर्ती है, और आपका यूपी वीडियो का परीक्षा है, इनको ध्यान में रखते हुए चला रहे हैं। लेक्चर छोटे हैं परंतु रामबाण हैं और सटीक हैं। ना फालतू बकबक, ना फालतू बातें, सीधा काम और सीधे अपने हालात। हम लोगों ने वर्णमाला के 3 भाग अब से पहले पढ़ लिए हैं, उनमें बहुत डिटेल से हम चीज़ों को कर रहे हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें आपको पता लग रही होंगी जो शायद ही आपने पहले पढ़ी भी हो सकती हैं। बहुत सारे लोगों के लिए वो चीज़ जानकारी में नहीं होंगी, वो अनभिज्ञ उनसे होंगे। आज हम स्वरों को समझेंगे और स्वरों को भी आज बिल्कुल ढंग से समझा जाएगा, क्योंकि वर्णों के बारे में, अक्षरों के बारे में, वर्ण विचार, वर्णमाला, इन सब के बारे में हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, इनके संख्याओं के बारे में समझ चुके हैं। आज हम इनका और भी ज़्यादा विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। स्वर क्या है? स्वर हमको इतना पता है, हिंदी वर्णमाला की जब बात होती है तो स्वरों की संख्या निर्धारित हुई है 11। कितनी स्वरों की संख्या निर्धारित हुई है? 11, जिसमें अ, ई, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ इतने हो जाते हैं आपकी 11। अंग और अ को देवनागरी लिपि में स्वर अवश्य माना गया है, परंतु यहां पर इनको स्वर न मान करके इनको अयोग वह माना गया है। यानी कि अंग और अह जो है आपके, एक अनुस्वार है और एक आपका विसर्ग है, इन दोनों के दोनों को न स्वर माना गया न व्यंजन माना गया, क्योंकि दोनों की तरह से ही बर्ताव नहीं करते। बात करते हैं इन 11 स्वरों की और पूरा का पूरा आपका सिस्टम समझेंगे। उससे पहले एक बार मैं चाहता हूं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पीडीएफ मैं जल्दी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, पता भी लगेगा आपको कहां पे है, परंतु अभी आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और आपके लिए बहुत बेहतर ढंग से, इससे भी अच्छी आपको पीडीएफ एक बार प्रोवाइड मैं करूंगा। एक बार इसका फोटो ले लीजिए। संभवतः आज से पहले आपने इतना विस्तृत रूप स्वरों का नहीं देखा होगा, लोग ऐसे ही पढ़ा देते हैं नॉर्मली। उनकी बुराई नहीं है, किसी की बुराई नहीं है, हमको किसी से कोई मतलब नहीं। परंतु परीक्षा अब दिन पर दिन क्या जटिल होती जा रही है, प्रश्न जटिल होते जा रहे हैं, तो आपको जटिलता में भी सरलता महसूस हो परीक्षा में जाकर, उसके लिए राम जी की पाठशाला कार्यरत है। स्वर जो हैं, आपको पता है कि वर्णमाला में वर्णों को 2 मुख्यतः विभागों में वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है 2 मुख्यतः वर्णों में, जिनमें पहले हैं स्वर, दूसरे हैं आपके व्यंजन। स्वरों को अच भी कहा जाता है, ठीक है, और व्यंजन को हल कहा जाता है। इसका लॉजिक जो निकलता है वो आपकी संस्कृत भाषा की जो वर्णमाला है वहां से निकलता है, अच और हल, ठीक है। आप अभी सीधे सीधे याद कर लीजिए। अच का मतलब ये है, अच से लेकर मतलब जहां से जहां तक का वर्ग पूरा बना होता है, अ से लेकर और च तक का बना हुआ है, तो पूरे माहेश्वर सूत्रों के हिसाब से है, जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं उसके हिसाब से पूरा का पूरा है। तो अच कहने का मतलब है उसमें सभी के सभी स्वरों की गिनती हो जाती है अच में, अ से लेकर च तक। अब बोलेंगे आप च, तो च की गिनती नहीं होती है, कभी
अलग से इस कॉन्सेप्ट को समझाएंगे। अ से लेकर के जितने भी स्वर हैं उनको अच बोल दिया गया है, एक कंबाइंड फॉर्म में, एक संयुक्त रूप में, एक संक्षिप्त रूप में, ठीक है, ये बोल दिया गया पूरा। अब अगर हम स्वरों को एक सामान्य जनसाधारण की भाषा में समझें, स्वर होते क्या हैं, तो स्वर वे वर्ण हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, है ना, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। ये कहने का क्या कारण है यहां पर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं? तो अभी बोल सकता है कि भाई आप बोल सकते हो कि सर व्यंजन जो है उनको स्वतंत्र रूप से नहीं बोलते हैं। आप बोलोगे कि हम अ भी ऐसे ही बोल रहे हैं और हम क भी ऐसे ही बोल रहे हैं, परंतु आप यदि थोड़े से भी विद्वान हैं तो आपको पता लग जाएगा, अ अगर आप बोल रहे हैं तो अ के उच्चारण में आपको अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, परंतु जब आप क बोल रहे हैं तो क को अगर आप इसका हल रूप देखेंगे तो क जमा अ आएगा, यानी कि इस क के उच्चारण में हमको आवश्यकता पड़ रही है किसकी? अ की। यानी कि व्यंजन वो होते हैं जिनके उच्चारण में स्वरों की आवश्यकता होती है, स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते हैं। परंतु यदि स्वरों की बात देखी जाए तो स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, इनके उच्चारण में किसी और स्वर की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहां पे जैसा मैंने लिख भी रखा है, जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता अनपेक्षित है। अनअपेक्षित, अन यहां पर क्या है? आपका उपसर्ग है, और अपेक्षित है ना, अनपेक्षित है। अनपेक्षित मतलब कि उनकी जरूरत ही कुछ नहीं है, जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता की जरूरत नहीं है ना, और स्वतंत्र रूप से वो बोले जाते हैं, ठीक है। एक पॉइंट और भी इसमें आ जाता है, स्वरों का उच्चारण जब किया जाता है तो मुख से जो वायु निकलती है, देखो उच्चारण तभी हो सकता है जब स्वर तंत्रियों से कंपन उत्पन्न हो और वायु फिर उसी हिसाब से बाहर निकले, ठीक है। वहीं जहां जहां उनको जहां जहां जैसे टच होना है, कहां से क्या होना है, कैसे होना है, तो वहां से टच होकर जब निकलती है तो वायु ही बाहर निकलती है, वायु ही आगे फिर आपकी कंपन जो पूरे बनते हैं उसी हिसाब से सब पूरा बनता है। तो उच्चारण में क्या है, इनके उच्चारण में जो वायु है वो मुख से निर्बाध रूप से निकलती है, निर्बाध, बाधा रहित, यानी कि बिना किसी रुकावट के मुख से हवा बाहर निकलती है। किसके उच्चारण में? स्वरों के उच्चारण में। यह बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। जब हम उच्चारण की बात कर ही रहे हैं तो एक पॉइंट परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कौन से स्वर का उच्चारण स्थान कौन सा है, यहां से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो उच्चारण स्थानों की यदि हम बात करें तो हम 11 के 11 स्वरों का उच्चारण स्थान देखेंगे। सबसे पहले आप इसको देख लीजिए, ये बंटू है। कौन है? ये बंटू है। अब ये कैसा भी लग रहा हो आपको, आप नो मैटर, डजेंट मैटर, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये बंटू का गला है, ठीक है, यहाँ पे डबल चिन बन गया है, इन होंठ छोटे छोटे हैं, बत्तख जैसे लग रहे हैं, नाक बड़ी अजीब सी है, माथा चढ़ा हुआ है, आंखें चढ़ा रखी हैं इसने, और मेरे को यहाँ टांग रखा है और मेरे मुंह पे मुर्दा दिए वो लिख रखा है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, ये बंटू का क्या है? ये बंटू का कंठ है। क्या है? बंटू का कंठ है। उसके बाद ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये होठ है, जो ऊपर वाली दीवार है, जिसमें ऐसे आप टच करके देखो, ये वाली जो छत है मुख गुहा में जो ऊपर वाली छत है, ये वाली जो छत है जो पीछे तक जाती है, इसमें जो पिछला भाग है, गले से जस्ट ऊपर का भाग है, इसको क्या कहते हैं? इसको तालू कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसको तालू कहा जाता है। और इसी ऊपर की छत का अगला भाग आपका मूर्धा कहा जाता है। यहां पर आपके दांत होते हैं और ये हैं आपके होठ। ये चीज आपको वर्णमाला में बहुत अच्छे से पता होनी जरूरी है, और इसी क्रम से आप सबकी सब चीजें याद कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप व्यंजनों के उच्चारण स्थान भी देख सकते हैं, और आप टेक्निकल तरीके से बोल कर भी चीजों को महसूस कर सकते हैं। यदि आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आपका काम आसान हो जाएगा। यदि हम बात करें अ और आ की, बहुत सारे लोग ए और आ बोलते हैं, ए और आ, ए और आ नहीं है, अ और आ है। कहां से निकल रहा है? कंठ से निकल रहा है। बोल के देखो, आ कहां से निकल रहा है? कंठ से। यानी कि इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ये किस प्रकार के हैं? ये कंठ हैं। उसके बाद अगला स्थान कौन सा आता है? कंठ के ऊपर कौन सा स्थान आता है? आपका तालू आ जाता है, तालू। तो जो आपका ई और ई है वो कहां पे है? आपका तालव्य है। आप बोल के देखो, आपको महसूस होगा कि वायु का संघर्षण जो है, वायु जो टच हो रही है, महसूस हो रही है, वो उसी हिस्से पे लगती महसूस होगी। जैसे आपने बोल के देखा आ, तो आपको लगेगा हाँ गले से निकल रहा है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जैसे आप बोल के देखेंगे ई और ई, तो आप यहां पे बिल्कुल सीधे ऊपर नहीं, थोड़ा सा पीछे महसूस करेंगे। ऊपर छत में जो मुख की ऊपर की छत है उसमें थोड़ा सा पीछे महसूस करेंगे कि वहां पर क्या हो रहा है, वहां से वायु स्पर्श हो रही है या वहां से इनकी उत्पत्ति हो रही है, ई और ई। उसके बाद आपका आ जाता है, अब देखो, हालांकि ये आपका अ आ ई
उसके बाद ऊ आना चाहिए था, परंतु हम एक क्रम में चल रहे हैं, ये क्रम में क्या है आपका, ये कंठ के बाद तालु आया, तालु के बाद आपका मूर्धा आया। तो मूर्धा से कौन सा स्वर आपका निकलता है, री। आप बोल के देखो री, तो एकदम ऊपर एकदम आपको महसूस होगा, री ऊपर छत में, बिल्कुल जो ऊपर चिपक जाता है ना, जो जिसमें जल जाता है, कई बार आपका छत जल जाती है ऊपर की, तो री ये आपका पूरा का पूरा हो गया। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं आपके दांत, है ना, दांत। हिंदी व्याकरण में ऐसा कोई भी स्वर नहीं है जो दांतों से बोला जाता है, मतलब दांतों की सहायता से बोला जाता है, दंत्य नहीं है। संस्कृत व्याकरण में री होता है, क्या होता है, री, क्या होता है, री, ये होता है री। तो ये री होता है, ये दंत्य होता है, परंतु हिंदी व्याकरण में इसका कोई भी स्थान नहीं है और इसको विलुप्त स्वर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विलुप्त स्वर, यानी कि एक्सटेंट है, अब इसका कोई भी मतलब वास्ता हिंदी व्याकरण में तो नहीं है, संस्कृत व्याकरण में तो इसका मतलब वास्ता है। तो ये नहीं है, तो हिंदी व्याकरण में कोई भी, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी व्याकरण में वो स्वर कौन सा है जो दांतों से निकलता है, जो दंत्य है, तो आप लगा देंगे कोई भी स्वर ऐसा नहीं है जो दंत्य है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर क्लास पसंद आ रही है ना तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना भाई, बहुत मेहनत लगती है, बड़े मन से बनाता हूँ और मुझे आपका सपोर्ट चाहिए और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। हर घर तक, हर बच्चे तक ये कक्षाएं पहुंचनी चाहिए, जितनी बेहतर ये कक्षाएं हैं उतना बेहतर आपका समर्थन भी मिलना चाहिए। देखो भीख नहीं मांग रहा हूँ भाई साहब, अपना हक मांग रहा हूँ, ठीक है, अपना हक भी नहीं कह सकते आप, आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। उसके बाद जो अगला स्थान आ जाता है दांतों के बाद, वो आ जाता है ओष्ठ, होठ आ जाते हैं आपके। तो जो आपका ऊ है और ऊ है वो कहां से निकल रहे हैं, आपके होस्ट, ओष्ठ से निकल रहे हैं, ओष्ठे हैं, आपको पता लग रहा होगा, ऊ और ऊ कहां से निकल रहे हैं, यहां से। उसके बाद जो ये चार स्वर हैं आपके, ए आई ओ औ, ए आई ओ औ, ठीक है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत पूछा जाता है, ये दोनों बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। पूछा जाता है ए क्या है, तो आई क्या है, ओ क्या है, औ क्या है, ये कौन से स्वर हैं, कहां से इनका उच्चारण स्थान है। तो आप ए और आई को बोलेंगे कंठ तालव्य, है ना, क्या बोलेंगे, कंठ तालव्य बोलेंगे, यानी कि इनकी उत्पत्ति कंठ और तालु, यानी कि ये और ये इन दोनों जगह से मिलकर होती है, कंठ तालव्य से, है ना, कंठ और तालु दोनों से ए और आई होती है आपके कंठ तालव्य। और अभी बताऊंगा कि क्यों होंगे, ये भी आपको समझ में आएगा, अभी जब इधर जाएंगे ना तब बताऊंगा मैं आपको, अभी बस आप दिमाग में रख लो कि ए और आई आपके कंठ तालव्य में, कंठ और तालु से मिलकर इनकी उत्पत्ति हो रही है। उसके बाद अगला है आपका ओ और औ, तो ये है आपके कंठोष्ठ, है ना, आप बोल के भी देख लो, ओ तो गला और होठ दोनों सम्मिलित हो रहे हैं, औ गला और ओठ दोनों सम्मिलित हो रहे हैं। यहां पे बोल के देख लो आप, ए तो गला और आपकी तालु दोनों सम्मिलित हो रहे हैं, आई तो आप देखो गले से भी निकला और तालु में भी टच हुआ एकदम से जाकर, तो आपका ए और आई कंठ तालव्य, ओ और औ आपका कंठोष्ठ है, यानी कि कंठ और ओष्ठ, ओठ आपके जो होठ हैं उनसे संबद्ध होकर ये निकल रहा है। तो ये याद रखना है, ए और आ कंठे से निकल रहे हैं, ई और ई आपके तालु से निकल रहे हैं, री आपका मूर्धा से निकल रहा है। दंत्य कोई भी नहीं है, संस्कृत व्याकरण, संस्कृत वर्णमाला में या संस्कृत व्याकरण में री है वो दंत्य है, परंतु वो अभी विलुप्त स्वर माना जाता है हिंदी में, तो उसका कोई भी स्थान नहीं है, इसलिए कोई भी स्वर हिंदी वर्णमाला में दंत्य नहीं है। उसके बाद आपका ओष्ठे में ऊ और ऊ आ जाता है, ए और आई आपका कंठ तालव्य है और ओ और औ आपका कंठ्योष्ठ है, तो ये आपको पूरा का पूरा ध्यान रखना है। अब स्वरों के बारे में मूलभूत बात कर लेते हैं। देखो स्वरों के वर्गीकरण हम अलग से देखेंगे कल की वीडियो में, परंतु आज स्वरों के बारे में आपको सारी जानकारी मैं दे दूंगा, बाकी आगे देखते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं वीडियो बहुत ज्यादा लंबी नहीं रखना चाहता और आपको छोटी वीडियो में अच्छे से एक बार झटके में देख के वीडियो खत्म और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। यहां पर देखो स्वरों की संख्या हमने कितनी मानी, 11 मानी। अब इनका जो मूलभूत आधार है वर्गीकरण का, जिससे इनको बांटा जाता है, वो मात्रा है। क्या है, मात्रा। अब आप बोलेंगे सर ये कौन सी मात्रा है, एक तो मात्रा हो गई कि हम ए की तो कोई मात्रा होती नहीं है, अ की तो कोई मात्रा होती नहीं है, आ का डंडा होता है, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, री की मात्रा, है ना, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। तो ये मात्राएं तो हमने देखी है, ये मात्रा कौन सी है। तो आपको एक चीज बात पता होनी चाहिए कि हिंदी में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। जैसे कि आप बोलते हैं कनक, कनक, तो कनक का मतलब एक का सोना है और उसी कनक का मतलब आपका क्या निकल रहा है, धतूरा भी निकल रहा है। इसी प्रकार हिंदी में आपको बताऊं, हिंदी में एक अर्थ के 16 एक शब्द के 16 अर्थ तक निकल सकते हैं और संस्कृत में एक शब्द के 64 अर्थ तक निकल सकते हैं। इतनी रिच लैंग्वेजेस हैं ये दोनों की दोनों, ठीक है। तो अगर हम मात्रा की बात करें तो मात्रा आपकी एक अर्थ तो आपका यही हो गया स्वरों की मात्रा।
दूसरी हो गई आपकी मात्रा किसमें, दूसरी हो गई मात्रा आपकी परिमाण में, है ना। परिमाण, परिमाण मतलब नपाई तुलाई में। कि क्या होगा कि भाई कितनी मात्रा में है, भाई 40 बोरी है। कितनी मात्रा है भाई, 10 किलो है। कितनी मात्रा है भाई, 10 लीटर है। तो मात्रा एक परिमाणवाचक हो गई, ठीक है। एक ये हो गया इसका अर्थ। और तीसरा अर्थ इसका निकलता है इंद्रियों के लिए, मात्रा, है ना, मात्रा इंद्रियों के लिए भी इसका अर्थ निकलता है। चौथा अर्थ आपका इसका एक निकलता है काल की सेंस में, समय की सेंस में, टाइम की सेंस में निकलता है। तो यहां पर जो इसका अर्थ निकल रहा है इस वर्गीकरण का मात्रा के आधार पर, ये काल का है, काल के मान का, काल का, समय का है, ठीक है, उस आधार पर। तो इस आधार पर स्वरों के 3 वर्गीकरण हैं। पहला वर्गीकरण है ह्रस्व या लघु स्वर, क्या कहते हैं, ह्रस्व या लघु स्वर। दूसरा है आपका जो दूसरा इसका वर्गीकरण है दीर्घ या गुरु स्वर, जिसको संधि स्वर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सब बताऊंगा। इनमें से बहुत सारे नाम तो आज आप पहली बार सुनेंगे, ये तो आपने सुन रखे होंगे, नीचे वाले नाम आप बहुत पहली बार सुनेंगे काफी सारे लोग। दीर्घ और गुरु स्वर जिनको संधि स्वर भी कहते हैं, और तीसरा होता है प्लुत स्वर, ठीक है। ये तीनों मात्रा के आधार पर यहां पर इनको बांटा गया है। मात्रा मतलब टाइम के ऊपर। तो टाइम और इनका क्या लॉजिक है, तो इतना तो हमको देखते ही समझ में आ जाएगा कि जब मात्रा की बात कर रहे हैं और उसकी टाइम की बात कर रहे हैं, तो यहां पर सीधा का सीधा अर्थ निकलता है आपके उच्चारण काल से, कि उच्चारण में कितना समय लग रहा है, उच्चारण में कितना टाइम हम कंज्यूम कर रहे हैं, उस आधार पर यहां पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है, स्वरों को बांटा गया है। तो सबसे पहले ह्रस्व का मतलब क्या होता है, ह्रस्व का मतलब छोटा होता है, और लघु का मतलब छोटा होता है, यानी कि छोटा, सबसे छोटे स्वर। क्यों कहा जा रहा है, किस आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर कहा जा रहा है। देखो ह्रस्व स्वर और लघु स्वर यदि माना जाए, मात्रा का एक परिमाण मान लिया जाए कि एक मात्रा है ना, लघु स्वर और ह्रस्व स्वर में के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, स्वरों में सबसे कम समय लगता है ह्रस्व स्वर और लघु स्वर के। मान लिया जाए कि एक मात्रा लगता है, कितना, एक मात्रा, वही वाली एक मात्रा, काल की एक यूनिट मान ली गई है मात्रा, काल की इकाई मान ली गई है मात्रा, ठीक है। तो इस आधार पर इनको एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इनके नाम आप देखते रहना, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, है ना, छोटे स्वर होने की सेंस में, लघु मतलब छोटा। और क्योंकि इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, मान लिया हमने कि एक मात्रा लगता है, तो इनको एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। दूसरी बात है दीर्घ और गुरु स्वर। दीर्घ का मतलब भी क्या होता है, बड़ा होता है ना, और गुरु का मतलब भी क्या होता है आपका, बड़ा होता है। हालांकि ये दीर्घ जो है और ये संधि जो है, इसमें थोड़ा सा आपका मेल आएगा, संधि को अलग से बताऊंगा। दीर्घ और गुरु स्वर क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इनके उच्चारण में जो समय लग रहा है वो 2 मात्रा का लग रहा है, यानी कि ह्रस्व स्वर या लघु स्वर के उच्चारण काल की अपेक्षा 2 गुना समय दीर्घ या गुरु स्वरों के उच्चारण काल में लगता है। यदि एक मात्रा यहां पर ह्रस्व या लघु स्वरों की है, तो यहां पर 2 मात्रा उच्चारण में लगेंगी, किसके, दीर्घ और गुरु स्वर के। इसीलिए इनको द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। और तीसरी बात है प्लुत स्वर। देखो हिंदी में प्लुत स्वर का कोई भी विशेष योगदान कुछ नहीं है, ये संस्कृत में स्वर होता है आपका प्लुत स्वर। परंतु ये सब चीजें चली आ रही हैं, व्याकरणाचार्य इनको लिख रहे हैं, सब चीजें सामने आ रही हैं, तो हमको पढ़ना है, क्योंकि परीक्षाओं में भी ये चीजें आ सकती हैं। प्लुत स्वर क्या होता है, प्लुत स्वर के उच्चारण काल में 3 मात्रा समय लगता है, यानी कि इसके उच्चारण में, प्लुत स्वर के उच्चारण में आपके ह्रस्व स्वर से आपका 3 गुना समय, और आपके दीर्घ और गुरु स्वर से 2 गुना समय लगता है ना। 2 गुना तो नहीं कह सकते, 1 मात्रा अधिक लगता है, इस तरह से कह सकते हैं आप। ये अगर ह्रस्व लघु स्वर में 1 मात्रा लग रहा है, दीर्घ और गुरु स्वर में 2 मात्रा लग रहा है, तो प्लुत स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा यहां पर लगेगा। और इसी आधार पर इसको क्या कहा जाता है, आपका त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, त्रिमात्रिक स्वर। देखो आपको मैं एक बात बताऊं, आप एक चीज नोटिस करो, ह्रस्व या लघु स्वरों की संख्या जो है वो 4 है, ठीक है। टोटल स्वर कितने हैं आपके, 11, जिनमें से 4 स्वर आपके क्या हैं, जिसमें 4 स्वर आपके ह्रस्व या लघु हैं, ठीक है। जिनमें कौन कौन से आपके अ, ई, उ, री, ये 4 स्वर आपके लघु स्वर हैं, अ, ई, उ, री, ठीक है। दीर्घ या गुरु स्वर जिनको द्विमात्रिक कहा जा रहा है, ये कितने हैं आपके, 7 हैं। कौन कौन से, आ, ई, उ,
ए आई ओ औ, ये 7 आपके हैं पूरे के पूरे यहां पर। और इनके लिए देखो यही आपका लिपि चिन्ह है, यही पूरा का पूरा निकल के आ रहा है। आपके जो दीर्घ स्वर हैं उनके लिए निकल के आ रहा है। प्लुत स्वर के लिए जो लिपि चिन्ह निकल कर आता है वो आपकी एस जैसी आकृति का एक होता है ना। और इनका उच्चारण आप इस तरह से कर सकते हैं, जैसे राम लिखा है, आपको बोलना है राम, परंतु कई बार क्या रहता है कि हम थोड़ा एक्साइटमेंट में या दुख में या किसी भी कारण से बोलते हैं राम। तो अगर आपको राम बोलना है, तो अगर आपको बोलना है राम तो आप डायरेक्टली बोल देंगे राम, पर आपको बोलना है राम तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे उसको, आपको इस तरह से करके लिखना पड़ेगा उसको। जैसे आपने बोला ओम तो आप सीधे लिख देंगे ओम, परंतु आपको लिखना है ओम तो आपको ओम पूरा का पूरा उस तरह से लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई होगी आपकी। एक बात मैं आपको महसूस करवा देता हूं, ये देखो यहां से उठाते हैं अ और यहां से उठाते हैं आपका आ, और आप इनके उच्चारण काल में खुद अंतर महसूस करो। पहली बात देखो यहां पर बोल के देखते हैं, अ बोल दिया, ठीक है, मतलब एक मात्रा समय लगा। अब यहां पर जो बात कह रहे हैं देखें हम कि भाई झूठ तो नहीं बोल रहा है, तो इसको बोल के देखते हैं आ। अब महसूस करो कि इससे अधिक समय लग रहा है, इससे 2 गुना समय लग रहा है। आ, बात समझ में आई। और यहां पर क्या आएगा, आ, इसका निकालेंगे रा, है ना, 3 गुना। तो 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, इस तरह समय निकल के पूरा का पूरा आ जाता है। अब यहां पर ये देखो आप, जो ये ह्रस्व या लघु स्वर हैं इनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लग रहा है, 1 मात्रिक स्वर बोला जा रहा है। संख्या कितनी है, टोटल 4 है। 11 में से 4 गए, 7 उधर निकल गए, 4 ये बच गए। कौन कौन से हैं, अ है, ई है, ऊ है, री है। और इनको ही आपका क्या कहा जाता है, मूल स्वर। आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि मूल स्वर कौन से हैं। मूल स्वर जो बेसिक स्वर हैं आपके, तो आप बोलोगे कि 4 स्वर ही मूल स्वर हैं, जिसमें अ, ई, उ, री आपका आ जाएगा। इन्हीं को ह्रस्व स्वर, इन्हीं को लघु स्वर कहा जाता है, इन्हीं को एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। ये चारों के चारों नाम आपको याद रखने हैं। अब इनको मूल स्वर क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो इनका निर्माण होता है ना, वो मतलब ये अपने निर्माण में स्वतंत्र हैं। अब आप इस चीज को मत लेना यहां पर कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण जो होते हैं वो तो आपके स्वर होते हैं। देखो बोले जाने की बात यहां पर अलग है कि स्वतंत्र रूप से बोले जा रहे हैं, वो बात अलग है, वो सारे के सारे स्वर हैं, यानी कि उनके उच्चारण में किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती। परंतु जब हम यहां पर बात कर रहे हैं कि निर्माण की, तो मूल स्वरों का निर्माण अपने आप से है, उनको अपने निर्माण में भी किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। और ये कौन कौन से हैं, अ, ई, उ और री हैं आपके। अब ये बात यहां पर क्यों आ गई निर्माण की, तो ये तो सर आपने पहले कभी बताई नहीं, या किसी ने शायद ही पहले कभी बताई हो। तो ये बात हमको यहां समझ में आएगी। जो बाकी 7 यहां पर बचे हुए हैं, बाकी 7 कौन कौन से बचे हुए हैं आपके, बाकी 7 बचे हुए हैं आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये 7 आपके बचे हुए हैं। और इन 7 में भी विभाग है, इन 7 में भी विभाग है। अब आपको एक चीज समझनी चाहिए, जो दीर्घ और गुरु स्वर हैं, जिनको संधि स्वर भी कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, संधि स्वर भी कहा जा रहा है। इनको संधि स्वर क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इन स्वरों का निर्माण, जो ये दीर्घ और गुरु स्वर हैं, इन स्वरों का निर्माण 2 स्वरों के मेल से होता है। यानी कि 2 स्वर होंगे, उनके मेल से इन स्वरों का निर्माण होगा। जैसे आप यहां पर देखो, इन 7 का विभाग कैसे है, इन 7 का विभाग 3 और 4 में है। यानी कि 3 स्वर इधर और 4 स्वर उधर। जो ये 3 स्वर हैं, आ, ई, उ, है ना, डरना नहीं, घबराना नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है। जो ये 3 स्वर हैं, इनको मूल दीर्घ स्वर बोला जा रहा है। अब आप बोलोगे सर मूल स्वर तो यहां आ गए, मूल दीर्घ स्वर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि देखो सिंपल है, मूल स्वर तो यहीं रहे, और दीर्घ मतलब बड़े, है ना, मूल दीर्घ स्वर इनको बोला जा रहा है, नाम है इनका, आपको नॉर्मली ये याद रख लेना है। अगर आपको देखा जाए तो टोटल जो आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ जो हैं, ये आपके दीर्घ स्वर हैं, ये आपके गुरु स्वर हैं, ये आपके संधि स्वर हैं, ये आपके द्विमात्रिक स्वर हैं, ये सारे के सारे। परंतु जब इनमें भी विभाग देखा जाएगा, तो इनमें 3 जो स्वर होंगे वो मूल दीर्घ स्वर होंगे, और 4 जो स्वर होंगे वो संयुक्त दीर्घ स्वर होंगे। ये बात आपको याद रखनी है, नाम। अब देखो मूल दीर्घ स्वर, हमने देखा कि दीर्घ स्वर जितने भी हैं संधि स्वर हैं, 2 स्वरों के मेल से इनका निर्माण हो रहा है। तो वो आप निर्माण यहां पर देखो और नोटिस करो। कैसे, यहां पर देखो, जैसे आपका आ है, तो इसका निर्माण जो हो रहा है वो ए और ए, जो सिंपल भाषा में ए और ए, यानी कि अ और अ क्या हो जाते हैं, आ हो जाते हैं। संधि का नियम भी है ना, दीर्घ संधि का नियम भी है ना, दीर्घ संधि का नियम भी है, बात समझ में आ रही होगी। तो दीर्घ संधि का नियम है आपका
तो इस हिसाब से ये आपके दीर्घ स्वर भी हो गए। ठीक है, उसके बाद ई और ई मिलने से आपका ये ई बन जाएगा और ऊ मिलने से आपका ऊ बन जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। मूल स्वर कौन से हैं आपके? अ, ई, उ, री हैं, क्योंकि ये अपने निर्माण में स्वतंत्र हैं, इनमें कोई भी अलग से काम नहीं होता। परंतु जब हम दीर्घ स्वरों की बात करते हैं और उसमें भी मूल दीर्घ स्वरों की बात करते हैं तो उसमें आ, ई, उ आ जाते हैं, क्योंकि इनके निर्माण में अन्य स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, अन्य स्वरों से इनका निर्माण होता है। और क्योंकि इनके निर्माण में, ठीक है, आप देखो कितने सारे नाम हो गए, पर ऐसा हो जाएगा कि प्रश्न छूटेगा ही नहीं भाई साहब, चाहे कैसा पेपर बना ले पेपर बनाने वाला। अगर इनकी बात करें तो आप देखो इस आ के निर्माण में अ और आ रहा है तो फिर बन रहा है, यानी कि भाई भाई मिलके बना रहे हैं, भाई भाई मिलके बना रहे हैं, एक बिरादरी के आदमी मिलके बना रहे हैं, तो इसलिए इनको सजातीय स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सजातीय स्वर भी कहा जाता है। मूल दीर्घ स्वरों को सजातीय स्वर भी कहा जाता है। और यहां पर अगर हम देखें संयुक्त दीर्घ स्वरों को, इनकी संख्या 4 है, जिसमें ए, आई, ओ और औ है। ए का निर्माण आपके अ और ई से होता है। यहां पर जो ये कंठ तालव्य और कंठ ओष्ठ का लॉजिक है ये अब आपको समझ में आएगा। जो ए का निर्माण है वो अ और ई से है, तो ये बन जाएगा आपका ए। उसके बाद यहां पर जो आप देख रहे हैं आई का निर्माण है वो अ और ए से है, तो आई बन जाएगा। अब आप यहां पर देखो जो आपका ए है ये क्या है? ए और आई क्या है? आपके कंठ तालव्य हैं। क्या है? कंठ और तालु से बोले जाने वाले हैं। बात समझ में आ गई? कंठ और तालु से बोले जाने वाले हैं। हम ये चीज देखो यहां पर अ और ई से मिलकर आपका ए बन रहा है, तो यहां पर देखो अ कहां से निकल रहा है? अ कहां से निकल रहा है? आपके कंठ से। और ई आपका कहां से निकल रहा है? आपके तालु से। तो इन दोनों के योग से आपका कंठ तालव्य बनेगा, उसी से आपका ए बनेगा और उसी से आपका आई बनेगा। इसलिए ये कंठ तालव्य है, क्योंकि ये कंठ और तालु से निकलने वाले स्वरों के मेल से बनकर तैयार हो रहे हैं, इसलिए ये कंठ तालव्य हैं। उसी प्रकार आप यहां पर देखो अ और ए को देखो, तो अ कहां से निकल रहा है? कंठ से। और ए आई जो है वो कहां से निकल रहा है? वो आपके कंठ तालव्य से है ये पूरा का पूरा, तो इसलिए ये भी आपका कंठ तालव्य हो जाएगा। उसके बाद जो ओ है वो अ और ऊ से निकल रहा है। कहां से? अ और ऊ से। तो अ कहां से निकल रहा है? कंठ से निकल रहा है। और ऊ कहां से निकल रहा है? ओष्ठ से निकल रहा है। इसीलिए ओ और औ क्या हो जाएंगे? आपके कंठ ओष्ठ हो जाएंगे। और औ जो बन रहा है वो आपका कहां से बन रहा है? अ और ओ से, इसलिए ये औ हो जाएगा। अब यहां पर जो आ, ई, ऊ है वो एक ही बिरादरी के लोग मिलकर बना रहे हैं, इसलिए सजातीय स्वर कहला रहे हैं। और जो आपके ए है, आई है, ओ है, औ है, वो अलग अलग बिरादरी के लोग मिलकर बना रहे हैं, इसलिए ये विजातीय स्वर हो जाएंगे। बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार इसको रिकैप कर देता हूं मैं। स्वर 11 है। ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, ठीक है, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, दीर्घ स्वर, गुरु स्वर और प्लुत स्वर। ये बात पूरी समझ में आ गई। ह्रस्व स्वरों को क्या कहा जाता है? एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है, मूल स्वर भी कहा जाता है। ये 4 नाम आपके ह्रस्व, लघु और एक मात्रिक और मूल स्वर हो गए। दीर्घ स्वर, गुरु स्वर, संधि स्वर, द्विमात्रिक, है ना, ये 4 नाम हैं आपके किसके? दीर्घ स्वरों के, ये 4 नाम। फिर इसमें आगे विभाग आप देखेंगे दीर्घ स्वरों में, तो मूल दीर्घ स्वर आ गए आपके 3, आ, ई, उ। इनका एक अन्य नाम सजातीय स्वर भी है, क्योंकि एक ही जाति, एक ही जैसे स्वरों से मिलकर इनका निर्माण हो रहा है। तो मूल दीर्घ स्वर कहिए या सजातीय स्वर कहिए, बात एक ही है। उसके बाद संयुक्त दीर्घ स्वर जो 4 हैं, ए, आई, ओ, औ हैं, इनको विजातीय स्वर कहा जा रहा है, क्योंकि ये अलग अलग स्वरों के मेल से बन रहे हैं। ये बात आपकी पूरी होगी। और अगला है आपका प्लुत स्वर। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका पूरा कॉन्सेप्ट रहा स्वरों का। कल इनका और भी ज्यादा वर्गीकरण देखेंगे, पढ़ेंगे। उम्मीद कर रहा हूं क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो कमेंट में जरूर बताना, शेयर जरूर करना। पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।